रिसेंटली एक चैनल पे एक डिबेट हुई है, तो फिर से हुँ, लोग हुँ। जो हैं वो कुछ सवालात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपकी पहली डिबेट नहीं देखी होगी, जिन्होंने हुँ। जिनके लिए शायद ये पहला इंट्रोडक्शन हो एवोल्यूशन की किसी डिबेट के बारे में। तो एक तो ये है कि वो जो माइकल बीही का डिकंस्ट्रक्शन हम पहले 2 या 3 दफ़ा कर चुके हैं एक एग्ज़ैक्टली, लेक्चर में, एग्ज़ैक्टली। उसको हम थोड़ा-सा रिपीट कर सकते हैं लोगों के जी लिए सर, ज़रूर। स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, बाद में ज़ेली तौर पर मैं रियल टाइम चैट में देख रहा था लास्ट वीक किसी ने हुँ, क्वेश्चन किया हुआ था कि वो जो ऐसी एग्जांपल्स जो कि हम लैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर की, वो क्या हैं? तो उन पर हम बात कर सकते हैं। वो सारी एग्जांपल्स वो हैं जो हम पिछले 2-3 साल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो 4-5 एग्जांपल्स हम इकट्ठे भी रख सकते हैं। तो ये 2 बातें थी मेरे ज़हन में जो कि की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले वो करना चाहें माइकल बीही वाला डिकंस्ट्रक्शन, वो नेचर के अंदर उसका ने हमने तो नहीं, नेचर ने डिकंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है? तो करें वो हम सर, कर सकते करें। हैं, करें, करें सर, कर लेते करें। हैं। ज़रूरी है। तो हुँ, ये हुँ। एक पेपर है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ? तो हुँ, दोस्तों ये बुनियादी तौर पर नेचर के अंदर ये रिव्यू छपा था कई साल पहले। ये केनेथ मिलर इसके ऑथर है। इन्होंने ये माइकल बीही जो कि अर्ली 2000s में इसने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन के अगेंस्ट बातें करना शुरू की हुई थी। एक आर्गुमेंट फ्रॉम इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ये लाता था कि जी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी म्यूटेशंस का इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो फिर ही कुछ हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो फिर न्यूमेरिकल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एवोल्यूशन वो लेकर आता था। तो ये ज़रा इसका सबटाइटल ज़रा पढ़ लीजिए। ये इस पेपर का टाइटल था फॉलिंग ओवर द एज और सबटाइटल इसका केनेथ मिलर की तरफ से जो कि बायोलॉजिस्ट हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में, तो वो उन्होंने इसको माइकल बीही की बात को रिव्यू किया था, तो लेकिन इसका सबटाइटल ज़रा पढ़ लें, वो ये है कि क्लेम्स दैट एन इंटेलिजेंट डिजाइनर इज़ नीडेड टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर डीपली फ्लॉड। ठीक है जी? ये इसका सबटाइटल है कि एज़ ये क्लेम्स जो ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की एवोल्यूशन के लिए इंटेलिजेंट डिजाइनर रिक्वायर्ड है, वो डीपली फ्लॉड है। वो क्यों है? वो वन बाय वन करके उसने माइकल बीही की जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको उसने सामने रखा और फिर उनको उसने डिकंस्ट्रक्ट किया इस पेपर में। इसमें सबसे सर आपकी पहले आवाज़ कट रही है। जी सर, अब ठीक हो गई है। हुँ, हाँ जी, हाँ जी। तो जो बेसिक पॉइंट था इसका बीई का, वो ये था, मैं इसको पढ़ देता हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं हाँ, ये सेशन इंग्लिश में होने लगा। मैं सिर्फ पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि उसको आसानी से मैं बाद में उर्दू में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये मैं ज़रा पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा है इन्होंने कि माइकल बीही क्या कहता है। वो कहते हैं जी व्हाट ही हैज़ एक्चुअली डन इज़ टू डिटर्म एंड ही से मुराद यहाँ माइकल बीही है। व्हाट he has actually done is to determine the odds that two exact mutations occurring simultaneously at precisely the same position in exactly the same gene in a single individual. वो कहते हैं कि जी दो exact mutations का simultaneously एक ही जगह पर डीएनए में हो जाना, वो उन्हें अजीब लग रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटीज वो निकाल के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये कितना अनलाइकली है। उसके बाद वो कहते हैं कि he then leads his unsuspecting readers to believe that this spurious calculation is a hard and fast statistical barrier to the accumulation of enough variation to drive Darwinian evolution. उसके बाद वो ये कह रहे हैं केनेथ मिलर, नेचर के अंदर ये पब्लिश हुआ है कि वो माइकल बी ही अनसस्पेक्टिंग रीडर्स को, मासूम रीडर्स को जो कि शक नहीं कर रहे लोगों पर, उनको ये यकीन करने पर वो मजबूर कर रहे हैं कि ये जो एक फॉल्स कैलकुलेशन है, ये जैसे कोई बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म की स्टैटिस्टिकल चीज है जो कि रोकती है कि आपकी वेरिएशन जो है वो ओवर टाइम एक्यूमुलेट नहीं हो सकती। तो जो बेसिक मैथमेटिकल एरर कमिट करते हैं ये क्रिएशनिस्ट और बी ही, वो आगे अगली लाइन में वो बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी बी ही obtains his probabilities by considering each mutation as an independent event, ruling out any role of cumulative selection and requiring evolution to achieve an exact predetermined result. गलती क्या है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो कोई म्यूटेशन है वो कोई बिल्कुल
इंडिपेंडेंट इवेंट है और उसी एक म्यूटेशन से सब कुछ अचीव हो जाना चाहिए। वो एक सीक्वेंशियल सिलेक्शन जो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रही है, जिसको क्यूमुलेटिव सिलेक्शन कहते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। ठीक है जी। दूसरी बात, वो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मलेरिया के अंदर जो लिटरेचर के अंदर जो अमीनो एसिड था उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ था। तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि वो ये इग्नोर कर रहे हैं कि फर्स्ट ही ओवरलुक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ मलेरिया लैकिंग वन ऑफ द म्यूटेशंस ही क्लेम्स टू बी एसेंशियल। यानी वो एक म्यूटेशन अगर नहीं भी है जिसको वो एसेंशियल समझ रहे हैं, उसकी एब्सेंस में भी वो काम अपने बिल्कुल भरपूर तरीके से करता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। इसके अलावा बीही ने और भी मिसालें दी थी। वो यहाँ तक नेचर के अंदर बीही को जो कि जिनका पोस्टर चाइल्ड है क्रिएशनिस्ट का, उसके बारे में नेचर में ये लिखा हुआ है कि अ मिस्टेक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एनीवेयर इन अ बुक ऑन साइंस इज बैड इनफ, बट बीही हैज बिल्ट हिज एंटायर थीसिस ऑन दिस एरर। बीही जो कि क्रिएशनिस्ट का सरगना है इस एंटी एवोल्यूशन में, वो इतनी बड़ी गलती जब वो कर रहा है किसी बुक ऑफ साइंस में, तो वो तो बुरी थी ही, मगर बीही ने अपना सारा थीसिस, सर अपना सारा सर आर्ग्यूमेंट। सर एक बात, किसी बहाने तो बीही का नाम नेचर में आया। बड़ी बात है। बि, बिल्कुल बात है। उसके बाद फर्दर क्या लिखते हैं इसके अंदर, वो लिखते हैं कि जी अपेरेंटली ही हैज नॉट फॉलोड रीसेंट स्टडीज, यानी ही से मुराद बी ही है, बी ही हैज नॉट फॉलोड रीसेंट स्टडीज एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बाय सीक्वेंशियल म्यूटेशंस। यानी सीक्वेंशियल म्यूटेशंस के साथ कैसे कैसे आपकी क्या कहते हैं ये एवोल्यूशन हो सकते हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, हम उनकी डिटेल में जाएंगे। ये सारे पेपर्स के रेफरेंसेस हैं, जिसको अगर डिटेल चाहिए वो जाके इन पेपर्स के अंदर, अगर आप वाकई कैपेसिटी रखते हैं इस लिटरेचर में डाइव इन करने की, ये नहीं कि क्रिएशनिस्ट वेबसाइट पर जो बातें लिख दी गई हैं, तो इनको जाके पढ़ें और समझने की कोशिश करें। हमने पहले भी कई दफा बात की है कि वो जो उसका मेन आर्ग्यूमेंट था बीही का, वो ये था एक आइडिया जिसको वो कह रहा था कि जी इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जिनका एक कंपोनेंट भी अगर ना हो उनमें, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। ठीक है? इस वजह से उनको कहते हैं इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के जी इससे फर्दर उन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। उसमें वो एग्जांपल दिया करता था बैक्टीरियल फ्लैजेलम की। ये एक दुमनुमा एक चीज है जो कि बैक्टीरिया के पीछे क्या कहते हैं लगी होती है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो अपने सारे कंपोनेंट पार्ट्स के बगैर ये काम कर ही नहीं सकता। ये बीही का मेन आर्गुमेंट था, अगर उस वक्त अर्ली 2000 के लोग इसको जानते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले ये जो 2006 के अंदर ये एक स्टडी आई थी जिसने ये बताया था कि जी सबसेट्स ऑफ प्रोटीन्स नियरली आइडेंटिकल टू दोज इन द फ्लैजेलम डू इंडीड हैव सिलेक्टेबल फंक्शंस। यानी वो जितनी प्रोटीन्स हैं उनके सबसेट भी वो फंक्शन और वो सलाहियत रखते हैं। लिहाजा बीही का वो क्लेम कि अगर एक भी इनमें से कंपोनेंट ना हुआ तो इसने काम नहीं करना, वो बिल्कुल गलत था। इसके अलावा बीही का एक और बड़ा फेवरेट एग्जांपल हुआ करती थी, वो हुआ करती थी क्लॉटिंग सिस्टम की। वो कहते हैं कि जी वर्टिब्रेट्स में जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर इस स्टेज में से स्टेप में से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग हो तो क्लॉटिंग काम ही नहीं कर सकती, तो लिहाजा एवोल्यूशन जो है उससे ये वजूद में नहीं आ सकता। इसके बारे में भी स्टडी आफ्टर स्टडी ये था, नेचर में लिखा हुआ है कि दैट आर्ग्यूमेंट कोलैप्स्ड व्हेन रसल डूलिटल्स लैब, इन साइंटिस्ट की लैब में जब ये शो किया कि जो पफर फिश है लैक्स एटलीस्ट 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड स्टिल हैज अ वर्केबल सिस्टम। तो यानी उसके पास जो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग है, फिर भी क्या कहते हैं उसका सिस्टम जो है वो किस वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है कि एक स्लो प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन हो सकती है। तो ये था इनका एक अदद पोस्टर चाइल्ड बी ही क्रिएशनिस्ट का, जिसके ऊपर इन लोगों के सारे आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो न्यूमेरिकल आर्ग्यूमेंट्स हो कि ये काम
इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप जरा स्क्रीन आप चाहें तो अनशेयर कर लें, हम जनरल बात कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मोटी केनेथ मिलर जो है, ये आप उसकी बात कर रहे हैं ना, जो जिसने मंकी केस भी लड़ा था डोवर में, जी पेंसिल्वेनिया डोवर। डोवर पेंसिल्वेनिया का जो ट्रायल था, जो केनेथ मिलर ने उसको स्पीयर हेड किया और था। केनेथ मिलर क्रिश्चियन भी है। हाँ जी, और ये बात यार यहाँ पे सब लोगों को वही पता सारी होना चाहिए। क्रिश्चियन है जो। हाँ जी, वो खुद बंदा क्रिश्चियन था। हाँ जी, और उसके अच्छा वो ऐसा लायक आदमी है कि उसकी जो अपना जो हमारे यहाँ पे 12th तक अपना बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो उसकी लिखी हुई है, वो उसकी गाइड की हुई है। तो उसका नाम भी आप उसके पीछे आपको मिल जाएगा। हाँ जी, आप जी बिल्कुल सही। देखिए जी, केनेथ मिलर की हम जितनी भी रिस्पेक्ट करें उतनी कम है, क्योंकि एक एक लिहाज से ये इम्पोर्टेंट बात की थी, वो बहैसियत एक क्रिश्चियन उसने एवोल्यूशन का एक केस लड़ा, ठीक है। और ये वही है जो कि अगर जिन्होंने ये डोवर पेंसिल्वेनिया का गालिब आप ये शेयरिंग बंद कर सकते हैं अगर शेयरिंग अभी भी चल रही है। शेयरिंग बंद है, हो गई खत्म। ओके ओके आप फाइन। आपने अब उसे सिर्फ अपनी तरफ से स्टॉप करना है, स्क्रीन पे नहीं है। ओके ओके फाइन फाइन ओके। हम्म। तो वो वही आदमी है जिसने, जिस तरह हाजी भाई कह रहे थे कि जो इस टाइम्स में अर्ली 2000 में यूएस में थे, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने और आई एम श्योर हाजी भाई ने भी ये पेंसिल्वेनिया डोवर ट्रायल को बहुत क्लोजली फॉलो किया होगा। बहुत तो क्लोजली फॉलो किया बहुत था। क्लोजली उस जमाने में हम लोगों ने इसको फॉलो किया था। और ये वही केनेथ मिलर हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर जो जो एविडेंस गालिब ने अपनी डिबेट के अंदर क्रोमोसोमल फ्यूजन का जो 2A 2B का दिखाया था, वो कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं दिखाया था, जिसके ऊपर ये क्रोमोसोम फ्यूजन को देखकर, क्योंकि ये एक सवाल पुराना था कि चिंपैंजीज में अगर 24 क्रोमोसोम्स हैं, हमारे में 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो एवोल्यूशनरली ये 23 जो थे ये 24 हुए थे, या ये 24 जो हैं ये 23 हुए थे, ठीक है। तो हमारे पास एविडेंस आ चुका था बाय दैट टाइम कि ये दरअसल जो 24 थे ना, ये 23 हुए थे। यानी फ्यूजन हुई थी। हम हमारा जो कॉमन एंसेस्टर जो हम शेयर करते हैं चिंपैंजीज के साथ, वो 24 क्रोमोसोम्स ही थे उसके, और 2 क्रोमोसोम जो हमारे फ्यूज हुए थे, और वो जो फ्यूज हुए जो जरा जरा बड़े साइज का क्रोमोसोम है, उसको जाके स्टैब्लिश किया कि ये चिंपैंजी के 2 क्रोमोसोम थे। ये कोर्ट के अंदर ये वाला क्या कहते हैं एविडेंस जब पेश किया गया था, तो तब जज की रूलिंग आई थी कि क्रिएशनिज्म क्लास में पढ़ाना की इजाजत नहीं हो। क्रिएशनिज्म एक नॉन साइंटिफिक थियरी है, और एवोल्यूशन जो है उसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, ठीक है जी। वो हैविंग पहला सेड दैट, लीगल केस था जो हमने जीता। बाकायदा लीगल केस था, जहां हम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस और इंतहाई माजरत के साथ, चूंकि ये बात अब हो रही है, जहां हम प्रोफेसर डॉक्टर केनेथ मिलर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वहां एक फाइनल वर्ड मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने एक किताब भी लिखी बाद में, अब जो उनकी लिखी हुई किताब है केनेथ मिलर की, फाइंडिंग डार्विन्स गॉड, ठीक है, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी है, ठीक है, साइंटिस्ट तो वो बायोलॉजिस्ट है, लेकिन एवोल्यूशन का इनकार कर नहीं सकते क्योंकि एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है। डीपली रूटेड उनकी क्रिश्चियनिटी और बिलीफ सिस्टम है, उनका फ्रीडम है, वो तो हर एक को फ्रीडम है अपना किसी भी किस्म के बिलीफ सिस्टम को सब्सक्राइब करना, लेकिन इसी तरीके से हमें भी फ्रीडम है उनकी थॉट्स के ऊपर कमेंट करने का। तो जो फाइंडिंग डार्विन्स गॉड में जो उन्होंने केस प्रेजेंट करने की कोशिश की है, किसी तरीके से एवोल्यूशन को और गॉड को मिलाया जा सके, एक थीस्टिक एवोल्यूशन का केस के जी ये जो एवोल्यूशन है, ये गॉड जो है इसको ड्राइव कर रहा है, हो तो रही है मगर ड्राइव कर रहा है। ये केस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर मिलर, ये बिल्कुल भी ये वाला उनका वो फाइनल केस नहीं स्टैंड कर पाएगा कहीं पर भी, और वो फाइंडिंग डार्विन गॉड में, क्योंकि एवोल्यूशन का बेसिक मैकेनिज्म ट्रायल एंड एरर है। हम बार बार दिखा चुके हैं कि ट्रायल एंड एरर एक ऐसी चीज है जो कि जिसको किसी ऐसी सोर्स के साथ मंसूब करना कि जिसको फ्यूचर का इल्म है, वो इट्स बेसिकली अ जोक एंड अ वेरी बैड जोक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये मामला है, तो वो कोई केस नहीं है थीस्टिक एवोल्यूशन का फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, बट हम ये जरूर एडमायर करते हैं कि बीइंग अ बिलीवर एंड अ क्रिश्चियन ही फॉट द केस ऑफ एवोल्यूशन, केनेथ मिलर। और जो क्रिएशनिस्ट हार्डकोर क्रिएशनिस्ट हैं, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया, लाइक माइकल बीही।
हाँ जी, और बाद में आस्ता-आस्ता उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-थोड़ा चेंज भी होता गया मेरे ख्याल में ना। हाँ जी, जिस तरह न्यू रिसर्च आई है उस तरह चेंज भी होता गया, लेकिन ही वाज़ डीपली क्रिश्चियन। जी, जी, वो उनका वो तो किसी का भी फ्रीडम है, उसको तो हम कभी भी नहीं राइट, कहेंगे। जब हम इस्लाम का भी क्रिटिसिज़्म करते हैं, हम ये ज़बरदस्ती थोड़ा कहते हैं कि जी मुसलमान जो है इस्लाम को छोड़ दें, हम उन्हें कहते हैं कि इर्रेशनल है, इसमें यकीन रखना है, लेकिन फिर भी फ्रीडम है, वो फ्रीडम है। करें, वो उनकी मर्ज़ी है, वो करें, कोई भी रिलीजन। अगर मजहबी लोगों के लिए अगर वो रिलीजन को आगे 22nd सेंचुरी में या 21st सेंचुरी के लेटर हाफ में जिंदा रखना चाहते हैं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन छोड़नी पड़ेगी। जो शख्स लिटरल इंटरप्रिटेशन में बिलीव करता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो मजहब को कायम रख सकेगा, बड़ा मुश्किल है। और फिर भी मजबूरी है ना जी, जो आखिरी हाँ। किताब में लिख दिया गया है कि ये हर्फ़े आखिर है। हाँ हम्म। जी, अब उसको चेंज भी नहीं, मतलब मजबूरी है उनकी, वो भी बड़े मजबूर हैं। अजीबो-गरीब उसमें पड़े हुए हैं ये। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।